एक राष्ट्र का आत्मनिर्भर होना उस राष्ट्र की संपन्नता और विकास का मुख्य विलक्षण होता है। एक राष्ट्र के रूप में आजादी के बाद भारत देश ने इस दिशा में प्रयास करते हुए दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हाल ही के कुछ वर्षों में इस दिशा में भारत सरकार द्वारा अभूतपूर्व रूप से जोर भी दिया गया है और भारत इस ओर अग्रसर भी है, जिसके नतीजे सबके सामने। आज के दौर में जब कई विकसित देशों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है, वहीं एक राष्ट्र के रूप में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। इस उपलब्धि का श्रेय भारत सरकार की नीतियों को जाता है, जिसके तहत अपने मानव और दूसरे संसाधनों को उसने बेहतर ढंग से उपयोग करने का एक सिलसिला सा बना लिया है। आत्मनिर्भरता जहां एक और देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है, वहीं उसे देश के नागरिकों को रोजगार के नए साधन भी उपलब्ध होते हैं। आज इसी विषय पे हमसे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डायरेक्टर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जम्मू डॉक्टर अरुण मनहास, और इनके साथ बात करने के लिए मैं हूं आकाशवाणी समाचार की ओर से श्रुति खजूरिया और मेरी सहयोगी अभिलाषा शर्मा। सर, आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर आर्थिक तौर पर एक मिक्स सी इकोनॉमी है, जिसमें एग्रीकल्चर, टूरिज्म इन सब का तो साथ है ही। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे घटक हैं जो मुख्य भूमिका निभाते हैं। हमारी आबादी भी साथ साथ में बढ़ रही है। इस संबंध में नई चीजें भी आ रही हैं। तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के लिहाज से आत्मनिर्भरता की ओर जम्मू कश्मीर में क्या क्या खास इनिशिएटिव किए जा रहे हैं? देखिए, आपने जो प्रारंभिक अपना वक्तव्य दिया उसके चलते एक तो आपने ये कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन एक तथ्य मैं आपके सामने जो हमारे सुन रहे हैं श्रोता उनके लिए भी बता दूं कि जो Q1 के जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी के परिणाम आए थे, एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 7.85% से हम ग्रो करें, और जो नंबर 2 पे थी दैट वाज 5.2, इतना डिफरेंस था। और ये वाला क्वार्टर नहीं, अगर आप Q4 अगर 24-25 का भी देखें तो 7.4। सो इट्स एक्सीडेंटल नहीं हम कहें कि भाई एक क्वार्टर में इतना बड़ा फिगर आ गया। सो परसिस्टेंटली हमारा जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी हाई चल रहा है। इस सब के बावजूद कि ट्रम्प के टैरिफ वॉर है, यूक्रेन रशिया वॉर है, आपका रेड सी और मेडिटेरेनियन वहां पे लड़ाई इजराइल वाला वो चल रहा है, उसके बावजूद भी वी आर ग्रोइंग। तो ये एक बड़ा सुखद एक देश एज अ देशवासी के लिए भी और एज जो पब्लिक सर्वेंट है सुखद अनुभव है। दूसरा, जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें तो जो भारत सरकार का जो पैकेज था, जिसे हम न्यू सेंट्रल स्कीम के बारे में हम सब जानते हैं, जो 1 अप्रैल 2021 में भारत सरकार ने अनाउंस किया था, उसके चलते 28,400 करोड़ का पैकेज हमको दिया था, और जिसके चलते हमारे जम्मू कश्मीर में 971 जो यूनिट्स है वो रजिस्टर्ड हुए। मतलब इतना मैं कहूंगा कि इतना इंटरेस्ट था इन्वेस्टर्स का जो आउटसाइड जेएंडके का भी और बाहर का भी, कि वो पैकेज समय से पहले ही हमने समाप्त कर दिया, और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि भारत सरकार उस पैकेज को एक्सटेंड करे। तो उसके चलते अगर अब मैं ये अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि कठुआ आने वाले समय का गाजियाबाद या फरीदाबाद होगा, जिस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे चल रहा है। और जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहीं भी चलता है, और आप देखेंगे उसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात आप करें, चाहे जो एंसिलरी सेक्टर वहाँ पे ग्रो करेगा, और उसके चलते जो बिजनेसेस ग्रो करेंगे। मैं एक साधारण से एक एग्जांपल आपको देता हूँ। माननीय एलजी साहब ने गत वर्ष बिलावर में एक एटॉमिक नॉर्थ करके एक सेंटर था और बिजनेस कॉल सेंटर है, वो जो हमारे वहीं के बिलावर के एक्सपर्ट थे जो कनाडा में सेटल्ड है, संजीव सपोलिया जी, उन्होंने खोला था, अपने गांव में खोला है, और वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड भी है NCSS में, और उसको हम इंसेंटिव्स भी देंगे। तो जब वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे उस गाँव में कोई 300 के करीब एम्प्लॉय थे, जिसमें 250 के करीब इंजीनियर्स थे, और उसमें से कोई 150 बाहर के होंगे, 100 कठुआ के आसपास के होंगे। और ऐसे ही बात करते तो मैंने किसी से पूछा, बैठे हुए थे वहाँ पे एलजी साहब का वेट कर रहे थे, कि भाई क्या इम्पैक्ट हुआ, 1 महीने से चल रहा है। तो 2-3 चीजें उन्होंने बताई। एक तो वहाँ ढाबे खुल गए, दूसरा जहाँ जहाँ पे भी वो बच्चे रह रहे हैं पेइंग गेस्ट के लोग या 1 रूम टेनेमेंट पे रह रहे हैं, तो आपके रेंटल्स बढ़ गए। तीसरा, कम्यूटिंग के लिए उन्होंने गाड़ियां रख दी है ना, तो वो किसी ने जो खरीदी होगी मैडम तो उसका भी बिजनेस चल पड़ा होगा। तो कहने की बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां जहां पे भी होता है ये अपने साथ काफी सारी चीजें लेके आता है। तो वो उस देश प्रदेश की जो इकोनॉमिक स्थिति है और सोशल जो इम्पैक्ट होता है उसका अभूतपूर्व रहता है। तो भारत सरकार के इनिशिएटिव्स की वजह से आप देखेंगे कि NCSS की वजह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक आयाम एक नया शुरू हुआ है यहाँ पे, वो काबिल तारीफ भी है, और अपेक्षा करते हैं कि और अगर इसको इम्पीटस भारत सरकार दे
तो और काफ़ी इन्वेस्टर्स इन वेटिंग हैं जो अपने यूनिट्स यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इसका परिणाम हमको अगले 2-3 सालों में देखने को मिलेंगे। सर, आपने कहा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं हमारे यहाँ पे। सरकार ने बहुत सारे एक्सपो भी किए इसके लिए, ताकि निवेशक जो हैं वो यहाँ आए, देश से ही नहीं विदेशों से भी आए। उनको आकर्षित करने के लिए स्पेसिफिकली इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में क्या क्या हो रहा है या कैसे वो उससे लाभ उठाएं। सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम भी शुरू किया, चीजों को ईज करने की कोशिश की, पर अभी भी कितना जो है वो निवेश है या कितना का लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं और कितने आए हैं हमारे यहाँ। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार ने, आप जैसे आप कहेंगे, अगर हमने निवेशकों को आकर्षित करना है कि वो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करें, उससे एक इन्वेस्टर है वो वहीं पे जाता है जहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट है, उसका जो निवेश है उसका रिटर्न उसको मिले। तो जो ये हमारी स्कीम जो मैं एनसीएसएस की बात कर रहा हूँ, इसमें जो आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हम कहते हैं, ये 4 गुना है। पॉलिसी का स्वरूप इस तरह का है कि उसको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी पे 4 गुना रिटर्न मिलेगा। सो दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव स्कीम एवर इन इंडिया। उसके चलते एक तो ये, दूसरा उसके चलते हमारे यहाँ हमने लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी लाई, जो बिल्कुल निहायत ट्रांसपेरेंट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी है। हमने उसका मार्किंग सिस्टम के, देखिए ऑक्शन नहीं करते क्योंकि लैंड सरकार ने फिक्स कर दिया सब्सिडाइज रेट पे। उसके बाद किसको देनी है उसके लिए हमने निर्धारित कर दिया कि कोई ज्यादा निवेश लेके आएगा उसके मार्क्स, जो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देगा उसके मार्क्स, उसकी पोल्यूशन की कैटेगरी कैसे उसके मार्क्स। उसके बाद जब इस तरह के मेरिट बना के जब हम लैंड अलॉट करते हैं, वो पूरा हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्प्ले के लिए रख देते हैं कि भैया तुम बताओ कि भाई किसी के कम मार्क्स तो नहीं आए, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसको ज्यादा मिले बताओ, पूरा पारदर्शिता से। एक तो ये था मैम। दूसरा, हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए, जिसको E2130 की हम बात कर रहे हैं। फिर तीसरा आपने जिक्र किया मैडम सिंगल विंडो। वी हैव 185 सर्विसेज जो एनलिस्टेड है सिंगल विंडो पे। नेसेयर्स ये कह सकते हैं कि भाई सिंगल विंडो सिस्टम परफेक्ट नहीं है। ठीक है, सिस्टम्स आर इन प्लेस, सिस्टम परफेक्ट नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उस दिशा में एक कदम है और आने वाले समय दिस इज द प्रोसेस इन कंटिन्यू। 60% हमारी एफिशिएंसी है, इस साल 70 करेंगे, 80 करेंगे, और यकीनन 3 साल के बाद किसी को हम अपने सिस्टम जो हमने इन प्लेस करे हैं आज की डेट में, हम किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। उसके अलावा स्टार्टअप पॉलिसी अब देखो हम लेके आए हैं, जो अब देखिए अगर 3 साल पहले की बात करें 70 के करीब हमारे पास स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड थे डीपीआईटी की वेबसाइट पे, आज के डेट में 1200 से ज्यादा। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काफी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू बी सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। एक बच्चा है जो एक आइडिया लेके आता है, और स्टार्टअप पॉलिसी में हम थ्रू वेंचर कैपिटल फंड्स, अब देखिए आत्मनिर्भर भारत के कंपोनेंट एक एंटरप्रेन्योरशिप को भी जन्म देना है, उसके चलते इनोवेशन लेके आएगा बच्चा। तो इनोवेशन हब्स हम लेते हैं, तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIM, IIT, हमारे पास कितने कैंपसेस हैं कश्मीर, वो उनको लेके हम उनको इनोवेशन हब्स बनाएगा। अगर तुम्हारा आइडिया पसंद आता है देन हम आपका कांटेक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट के बनाते हैं, जो एक्टिव, जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा, उस तरह के कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आएगा, वो पैसे इन्वेस्ट करेगा, 10% इक्विटी, 15% इक्विटी पे पैसे इन्वेस्ट करके उसके बिजनेस को प्रमोशन मिलेगा। जितना उनको वो अपील करेगा, जितना उनको वो बेटर लगेगा, फ्यूचर उसमें कितना दिखेगा। तो वंस वो ग्रो करेगा तो वो और इक्विटी और इन्वेस्टमेंट और निवेश, जैसे जैसे उसका वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा, उसका वो साइज भी बढ़ता जाएगा और वैल्यूएशन भी बढ़ती जाएगी। तो स्टार्टअप पॉलिसी होगी, अभी हम प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लेके आ रहे हैं, हम लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आ रहे हैं मैडम। आप देखेंगे कि पिछले जो लीड सर्वे भारत डीपीआईटी करवाता है उसमें हम बॉटम में थे, लेकिन लास्ट ईयर के सर्वे में हमने काफी अपग्रेड किया है, और इस साल फिर सर्वे होने वाला है, और हमारी कोशिश है कि हम अचीवर्स की कैटेगरी में आए। तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जो हम देंगे भारत सरकार को, कि जो फ्रेट सामान ढोने वाली ट्रेन भी हमने अभी देखो टेस्ट किया था, कश्मीर के लिए किया था। सो लॉट ऑफ थिंग्स, टनल्स इतने बनी, हमारे लॉजिस्टिक पार्क सब देखेंगे, सांबा में एक ACTL लॉजिस्टिक पार्क बन के आया हुआ है, जो बिल्कुल ट्रेन के साथ 850 मीटर का ट्रैक है अंदर, वो रेलवे ट्रैक के साथ कनेक्टेड है। तो जो भी सामान बाहर से सीमेंट से कुछ भी लाना है तो वो ट्रेन में आएगा। मान लो ट्रक्स में लाना है या पेट्रोल कॉस्ट से सामान बनाना, सो कॉस्ट एफिशिएंट बनाना है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, कि हमने किस तरह से अपने जो बिजनेसेस हैं उनको कॉस्ट एफिशिएंट बनाना है और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है। तो अगर आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत के अंदर वी हैव 5 कंपोनेंट्स जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। वन वाज लाइक इकोनॉमी। आत्मनिर्भर भारत से हम इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। इकोनॉमी तभी बूस्ट होगी जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब मैन्युफैक्चरिंग तभी होगी जब हम इस तरह से इंसेंटिवाइज करेंगे। जैसे आप देखिए, मान लीजिए सोलर आप देखेंगे, तो उसके लिए भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, PLI स्कीम है, कि आप प्रोडक्शन करो, हम आप इस पे छूट देते जाएंगे। द मोर यू प्रोड्यूस द मोर इंसेंटिव यू गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके बाद फिर है कि
इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, आपकी जो कॉस्ट है फ्रॉम ए टू बी वो कम होगी, कॉस्ट कम होगी बिकॉज आपका पेट्रोल कम खर्च हो रहा है, आपका कम टाइम में हो रहा है, सो वी आर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड में इसका जो लाभ है वो उपभोक्ता तक जाएगा। एब्सोल्युटली। देन वी हैव टू हैव वाइब्रेंट डेमोग्राफी कि भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, निवेश हो रहा है, तो इसका लाभ किसको मिलेगा? बच्चों को मिलेगा, युवा को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट। देन वी हैव टू पुट सिस्टम्स इन प्लेस। चौथा स्तंभ है इसका सिस्टम, कि इस तरह के सिस्टम्स हम इन प्लेस करें ताकि जैसे हमने कहा कि सिंगल विंडो, आप देखिए अभी एक और हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी मॉनिटर करते हैं, दैट इज रिडक्शन कंप्लायंस बर्डन। ऐसे जितने भी एक्ट्स हैं जहां पे हम मामूली से भी एक्ट पे मान लो क्रिमिनल सजा है, उसको खत्म करके उसको फाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक बिजनेसमैन को थोड़ा ईज मिलता है। हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं नेशनल लैंड बैंक के साथ, कि भाई मान लो तिरुचिरापल्ली में कोई इन्वेस्टर बैठा है, वो क्लिक करेगा कि कहाँ कहाँ पे सर, जब सारे लैंड बैंक इंटीग्रेट होंगे कि जम्मू कश्मीर में किस इंडस्ट्रियल एस्टेट में कितनी जमीन है, यू कैन सी दैट वंस वी इंटीग्रेट दैट वी आर डूइंग। सो लॉट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफी साधारण चीजें मतलब उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देखो जैसे अभी जो फायर एंड इमरजेंसी का मैडम एनओसी मिलता था, दैट उसका वैलिडिटी 1 साल का होता था, अब हमने उसको 2 साल का कर दिया कि भाई जो यूनिट उसको बार बार बनाना पड़े। सो वी आर पुटिंग सिस्टम्स इन प्लेस की ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो और कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़े। देन इवेंचुअली डिमांड, वी हैव टू क्रिएट ए डिमांड। उसके लिए नारा दिया प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल। तो ये मतलब देखिए अगर जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तभी स्वदेशी का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। तो आज से शुरुआत हुई। तो आज जब हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए अब दिवाली आ रही है, तो दिए खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे, तो इफ यू क्रिएट मोर डिमांड बाय परचेजिंग देम, बैक एंड पे और बनाने वाले उसको बोलूंगा। सो वी हैव टू क्रिएट दैट डिमांड कि भाई लोकल मैन्युफैक्चरर, लोकल एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दें, लोकल जो ट्रेडिशनल हमारे क्राफ्ट्स है उनको हम प्रमोट करें ताकि हम उनको खरीदे और उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो। सो वोकल ऑफ लोकल से भी फिर हम अपना डिमांड क्रिएट करके लोकल मैन्युफैक्चरर को हम प्रोत्साहन दें। अरुण जी, आपने वोकल फॉर लोकल की बात की, मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें, आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करें, वोकल फॉर लोकल की एक ऐसा नारा है, हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके दिमाग में भी ये चीज होनी चाहिए कि हमें अपने भारत में जो बनी हुई चीजें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है। लेकिन बहुत सी जगहों पे अभी भी हम ऐसा होता है कि ब्रांड्स के चक्कर में जो बहुत से खासकर युवाओं की अगर हम बात करें तो वो उस एक शो ऑफ के चक्कर में क्या करते हैं, वो महंगे ब्रांड से कपड़े लेंगे या महंगे ब्रांड से कोई चीज खरीदेंगे। तो उपभोक्ताओं में ये चीज लाना कि हमें वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाना है। जैसे अगर आपने स्वतंत्रता संग्राम की बात की, उस वक्त चरखा हम लोगों ने खादी का इस्तेमाल किया और उस वक्त ये था कि सबने वो चीज मिलके आगे लेके आए। आज भी हम देखते हैं बहुत से इंटरनेशनल इवेंट्स में जो है अपने भारत के संस्कृति को प्रमोट करने के लिए खादी के कपड़े पहन के जो है वो मॉडल्स जा रहे हैं। ये सब एक आत्मनिर्भर भारत का ही एक हिस्सा है। तो उपभोक्ताओं की मानसिकता में ये हम परिवर्तन कैसे लाएं कि वो इस जो शो ऑफ की होड़ है इससे बाहर निकलकर वोकल फॉर लोकल की तरफ जाएं, ताकि जो हमारे ग्रामीण इलाकों में जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे आपने कहा दिए बनाने की आपने बात की, तो हम अगर जहां पे हम लोग इतने महंगी महंगी कैंडल्स लेते हैं या लाइटिंग लगाते हैं, अगर हम किसी लोकल ट्रेडर से वो चीज लेंगे तो एक तो उसका घर भी दिवाली पे अच्छे से सजेगा और हमारे अंदर भी एक ये होगा कि हमने अपने भारत के लिए कुछ किया है। इस सोच को हम किस तरीके से बदले सर? देखिए, एक तो जो एक सेंस ऑफ प्राइड जो हमको इफ वी हैव टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड उपभोक्ता में, वो थोप नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा हम आज चर्चा भी कर रहे हैं, हमें अवेयर कर सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं कि भाई आप लोकल क्राफ्ट्स को प्रोत्साहन करिए, आप लोकल जो ट्रेडिशनल हमारे क्राफ्ट्स हैं उनको बढ़ाइए। जिस आप देखिए जैसे सूरजकुंड का मेला होता है, और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स आपको वहां पे दिखते हैं, लोगों को हम पुश करें कि भाई, बट ये जो चीज है ना मैडम की, ये चीजें थोपी नहीं जा सकती, इट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड। तो जैसे हम आज चर्चा कर रहे हैं, हमारे जो श्रोता सुनने वाले हैं, हो सकता है उसमें से 10 का भी अगर दिल चेंज हो जाता है तो विल बी लकी कि वी हैव चेंज द हार्ट ऑफ 10 पीपल। बट लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में देखो मेरा इसमें 2 तरह का आई हैव अ लुक ऑन इट। अगर कोई ज्यादा कमाता है, हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि भाई कम महंगे या ब्रांडेड कपड़े पहने, पर्सनल चॉइस है ना, थोप भी नहीं सकते। बट उसके साथ साथ अगर हम जैसे हमारे लोकल क्राफ्ट्स हैं, जैसे साड़ीज हैं, तो डिफरेंट हमारे क्राफ्ट्स हैं। अब देखिए, आप जैसे अब बनारस की साड़ी है तो पावर लूम्स ने जो हैंडलूम, तो वो काफी हद तक कंप्लीट कर दिया। और हैंडलूम बनाने में समय लगता है, कॉस्ट ज्यादा है, पावर लूम थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। और सो अगर उपभोक्ता, जैसे आपने कहा कि अगर वो ये समझे कि भाई
ये जो साड़ी या शॉल या बनाने में बहुत समय लगा है, और अगर ये उस कंट्रीब्यूट करे तो वो उसकी अगली जनरेशन भी वो क्राफ्ट करे, अदरवाइज क्राफ्ट लुप्त हो जाएगा। बिल्कुल सर। है ना? तो उस तरीके से जैसे बशोली का हमारा शॉल है, तो अगर हम उस क्राफ्ट को प्रमोट नहीं करेंगे एंड आने वाली जनरेशन। सब वही है एक्चुअली, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बार जब 15 अगस्त पे अपने भाषण में कहा था हम लोकल फॉर वोकल की बात तो करें, लेकिन उसमें उतनी गुणवत्ता भी हो, हाँ। जो बाजारों के स्टैंडर्ड्स को उनके साथ मैच कर सके, ताकि हम लोगों में, जैसे मेरी सहयोगी ने कहा कि ब्रांड्स की तरफ जाते हैं, तो हम खुद क्यों ना वो ब्रांड बने। जैसे आज हमारे बहुत सारे उत्पादों को जीआई टैग हासिल है, हम अपने जो लोकल लेवल पे जो हमारे अपने लोकल उत्पाद हैं, अगर उनका प्रोडक्शन है, उस चीज में कितना सहयोग करती है आपका ये जो डिपार्टमेंट है, जैसे गुच्ची है, या इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि यंगस्टर इसमें आए, रोजगार पैदा हो, हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़े, कितना काम किया जा रहा है? बिल्कुल। अब देखिए, एक तो जैसे स्टार्टअप पॉलिसी की बात की, उसके अलावा देखो इंसेंटिवाइज हम करते हैं। मान लीजिए HADP एक स्कीम है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में, जहाँ पे मान लीजिए जैसे हम गुच्छी की बात कर रहे हैं। अब गुच्छी आप किसान या ऐसे तो उगती तो नहीं है, जंगल से लोग महिलाएं वो कलेक्ट करती हैं, तो वहां से जब वो कलेक्ट करते हैं वो 7-8 हज़ार किलो जो ड्राई गुच्छी वो बेचते हैं। लेकिन यही जब दिल्ली या मुंबई के मॉल्स में जाते हैं, वहां पे इट कॉस्ट अराउंड 40,000। ठीक है, तो वो वैल्यू एडिशन के लिए अगर हम वहां पे किसी को प्रोत्साहित करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोत्साहित करें या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोत्साहित करें, तो वो उसका वैल्यू एडिशन करके जहां वो 7-8 हज़ार कमा रहे हैं, वहां पे वो एटलीस्ट 30 हज़ार तो कमाएंगे ना, 3 टाइम मोर। तो इस तरह की चीजें वहां पे सरकार हैंड होल्डिंग करती है। जैसे HADP स्कीम हो गई, हमारे यहाँ हम लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करते हैं कि भाई आप बनाना शुरू करो, हम इतना इंसेंटिव तुमको देंगे। लेकिन साथ साथ दिक्कत क्या है कि देखिए, जेंट के एक और चीज मैं बताऊं मैडम, कि वी आर द वन ऑफ द फ्यू, मुझे लगता है कि फर्स्ट कंट्री होंगे जहाँ पे जो बिजली इंडस्ट्री हाउसेस को दी जाती है वो सबसे सस्ती, 4.5 रुपए का पर यूनिट हम इंडस्ट्री को देते हैं। तो वो इंसेंटिवाइज हम कर रहे हैं, तो इस तरह से उसकी प्रोडक्शन पे भी हम उसको इंसेंटिवाइज करते हैं। लेकिन एक चीज जो आती है, जैसे चाइनीज गुड्स आ रहे हैं, वो इस तरह से मार्केट को फ्लड कर रहा है, हर कोई उसको गुणवत्ता कोई नहीं देता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें वो सस्ती होता है, वो सस्ते के चक्कर में हम परचेज कर लेते हैं। तो उसके चलते क्या होता है कि वो पूरा मार्केट स्वीप कर लेता है। अब जो बेच रहा है हमारा लोकल, वो कहता है मेरी तो ये लागत है नहीं। तो इस पे सरकार जो आत्मनिर्भर का भारत है, उसके बैकएंड पे जो, जैसे मैंने सिस्टम्स की बात करी, पॉलिसीज की बात करी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लोन इजी देना, वो सब बैक एंड पे वो जो है काम चल रहा है, ताकि हम उनको थोड़ा पुश करें और वो प्रोडक्शन बढ़ाएं। सर, आपने चीन की बात की कि चाइना ने एक तरह से मार्केट को थोड़ा डोमिनेट किया हुआ है, हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखें चाइना में, लेकिन खुद वो किसी से सामान जो है वो नहीं लेता, उसने सारा जो सामान है अपने ही देश में बनाया और फिर मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। उसी दिशा में अगर हम लोग जाएं, जैसे हम लोग डिफेंस की अगर बात करें, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि सुरक्षा के मामले में हमें कोई कोताही हम नहीं बरत सकते। अभी हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके दौरान जब ये सब हुआ, भारत की बहुत सारी डिफेंस सेक्टर्स में भारत ने अपनी जो है अब करना शुरू कर दी। जैसे INS विक्रांत की अगर हम बात करें, पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, आकाश तीर हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल हो गई। तो अब हम लोग उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं कि अब हम लोग बाहर से वो चीजें ला नहीं रहे, बल्कि खुद उनका उत्पादन कर रहे हैं। तो इसमें जो है ये भारत को एक विकसित मुल्क बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर हम चाइना ना एक दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, जी जी, हम उसकी तुलना भारत के साथ नहीं कर सकते, बिकॉज हम डेमोक्रेसी है, हमारे पास स्वतंत्रता। वहां पे अगर आप बेसिक जो हम दोनों कंट्रीज का डिफरेंस है वो तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी इज मोर वैल्यूएबल देन व्हाट दे डू। और वहां पे अगर आप थोड़ी डिसेंट दिखाए सरकार को, तो फिर आपको पता वहां क्या होता है। सो लेट्स नॉट कंपेयर, वी आर द ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी दैट वे। और अगर आप देखिए कि आस पड़ोस में क्या रोज साल भारत को देखे तो हम बहुत स्थिर देश है, और वी सेलिब्रेट आवर डेमोक्रेसी। दूसरा जो आपने कहा आत्मनिर्भरता, देखिए मुझे एक याद आ रहा है, जब हम पढ़ते थे, तैयारी वगैरह करते थे 90s अर्ली 20s 2000 की बात करता हूँ, भारत में प्रतिबंध लगा कि स्पेस के लिए, सैटेलाइट के लिए रशिया से क्रायोजेनिक इंजन लेना था, जो कम टेम्परेचर पर वो इंजन चलता था, वेरी लेस -डिग्री
-72 -73 उसके लिए इट वाज कॉल्ड ग्रेजुअल, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो हम तैयारी करते होते थे, उस पर क्या हो गया, रशिया ने बैन, अमेरिका पे रशिया ने, लेकिन अंततः 7 साल लग गए, भारत ने क्रायोजेनिक इंजन खुद बनाया। बिल्कुल। मैं कहीं ना कहीं जब हम अभी टैरिफ, खैर अभी डोनाल्ड ट्रम्प अंकल थोड़े सॉफ्ट हो गए, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये एक तरह का इट्स अ वेकअप पॉइंट फॉर अस कि यस, ये कम से कम उसके इस बाय डिफॉल्ट उसने हमको मौका दे दिया कि हम अपने करें। अब देखिए शायद 7 साल लगे, लेकिन हमने अपना करा नहीं। एंड अब स्पेस की बात करें तो वी आर द फोर्स टू रेकन इन द वर्ल्ड, है ना। तो उस तरह से अगर ये भी मौका है अपने इस तरह की चीजों को बढ़ावा दें, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि विद द कंसिस्टेंट सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक परसिस्टेंट एफर्ट है जो भारत सरकार का, उसके चलते मुझे लगता है कि आप देखेंगे आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीपी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि जो अगर हम 25% पे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन करें, अगर 9-10% आगे आने वाले 10 सालों में बढ़ाएं, तो ये एम्प्लॉयमेंट के चलते देश की इकोनॉमी के बदले एक कायाकल्प देश का चेंज हो जाएगा। उसमें काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जिस तरह से 7.8 की हम बात कर रहे हैं, अगर इस रफ्तार से हम ग्रो करेंगे तो देन आई थिंक बिल्कुल जल्दी ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। और बनना ही है मैडम, आज नहीं तो कल बनना है, बिकॉज जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, अगर 10 साल लगेंगे, अगर 7-8 से ग्रो करेंगे तो 5 साल में हो जाएंगे। तो होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। सब उसके लिए मुझे लगता है सब अथक प्रयास कर रहे हैं। और जैसे सरकार में सबसे बड़ा ये जो आह्वान है वो ये है कि सबका साथ सबका विकास। तो आत्मनिर्भर भी हम तभी बन सकते हैं जब हम सब मिलके काम करेंगे, और उस प्रयास से ही हम आत्मनिर्भर बनेंगे। सबसे ज्यादा आबादी वाला एक देश है हम, तो उस देश में आज हमारी आबादी का सबसे ज्यादा जो है वो युवा है। तो युवा ही इस देश को आगे ले जाएगा। तो उस युवा को आत्मनिर्भर बनने में, उसको आगे ले जाने में क्या क्या जतन किए जा रहे हैं आपके डिपार्टमेंट की ओर से? अभी देखो, जैसे अगर बात करें तो देखिए, सरकारी नौकरी तो एक सबके लिए ऑल्टरनेट नहीं है ना। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर बढ़ता है तो इवेंचुअली एम्प्लॉयमेंट में बढ़े, ठीक है। दूसरा, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं करनी तो तुम अपना एंटरप्रेन्योरशिप चालू करो, अपना एंटरप्राइज चालू करो, उसके लिए स्टार्टअप पॉलिसी लेके आए हैं। तो पॉलिसीज हमारे पास है, लेकिन एक जनरली देखेंगे माइंडसेट की भी जरूरत होती है। J&K में हम लोग ना बचपन से ही हमको सिखाया जाता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सरकारी नौकरी। तो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो वो बिजनेस वाला जो रिस्क टेकिंग, अब मुझसे अगर कोई ये कि आप छोड़े और ये बन जाए तो मैं नहीं लूंगा। मोस्ट ऑफ अस आर स्टेटस क्वेस्ट कि यार अगर ये हो गया तो क्या होगा। तो वो जो रिस्क टेकिंग जो हमको स्कूल और कॉलेज से ही इनकलकेट करना है। एक चीज है, जैसे आपने कहा कि ये क्या होगा, कोई भी जो युवा है अगर वो स्टार्टअप शुरू करता है तो बहुत सारे चांसेस है वो फेलियर मोस्ट ऑफ देम होते ही हैं। तो क्या उस फेलियर के टाइम पे डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट जो है, क्या उसको उस समय कोई इनिशिएटिव देती है या उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करती है? और विद एफर्ट्स ऑफ फॉर चीफ सेक्रेटरी, उनके पुश करने से वी हैव कम अप विद MSME हेल्थ क्लिनिक पोर्टल। उस पोर्टल में वी आर रजिस्टरिंग, जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं वो उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं पावर कंजम्पशन के साथ, आपकी बैंक के साथ, आपके उद्यम के साथ, और अभी GST और EPF जो देता है सैलरीज, EPF उसके साथ भी। बिल्कुल जो आपने बात करी कि अब मान लीजिए कि किसी एक यूनिट होल्डर का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हम जब उसका वो देख रहे हैं मंथली पावर कंजम्पशन, हमको लग रहा है कि ये नीचे जा रहा है, बिल्कुल 1 साल से नीचे जा रहा है। कि भाई अगर क्यों जा रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रही है या और भी कोई कारण हो सकता है। फिर हम उसको कोरिलेट करेंगे, भाई क्या बैंक में किस्तें वापस दे पा रहा है, ये वर्किंग कैपिटल उठा रहा है सामान खरीदने की नहीं, वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, कम हो रहा है। सो इस तरह से चीजें हम उसको अर्ली डिस्ट्रेस सिग्नल्स हमको देता है। द मोमेंट वो अर्ली डिस्ट्रेस सिग्नल, आपने कल के अखबार में पढ़ा होगा, हमने IIM के साथ एक MOU साइन किया इंडस्ट्री ने। वो है कि वो नॉलेज पार्टनर्स है हमारे, वो उसके हमारी इंडस्ट्री की टीम और वो वहां की टीम IIM की उस यूनिट होल्डर में जाएंगी, डायग्नोसिस करेंगी, देन उसके लिए रिहेबिलिटेशन प्लान लेके आएंगे, और वहां पे जो भी मॉनेटरी सहायता होगी वो सरकार ने उसके लिए रखी हुई है। सो आपके कहने का दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, जहां पे हम मॉनिटर कर रहे हैं द हेल्थ ऑफ द, ताकि हमको उसको सिक नहीं होने देना है, हम उसको पहले ही डायग्नोज करके उसका इलाज करना है। सो दिस इज द एफर्ट, काइंड ऑफ एफर्ट गवर्नमेंट। यही सबसे बड़ा जो रिस्क है ना
आप युवाओं को हम कहते तो हैं Yes. कि आप अपने स्टार्टअप्स Yes. लगाइए, आप इनिशिएटिव शुरू करिए, गवर्नमेंट आपकी हेल्प सो वंस वो लड़का हमारे से रजिस्टर हो जाएगा, हम उसको ट्रैक करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल will help him out. So इस तरह का प्रयास करते हैं, systems के आत्मनिर्भर सिस्टम, तो we are putting systems in place wherein we can handhold them, guide them. मान लीजिए और ऐसा कि वो उसका जो डिप है बिजनेस का, वो है बिकॉज ऑफ मार्केटिंग सही नहीं है, तो वी कैन उसको अच्छे से मार्केटिंग, उसके बिल्कुल, प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग, हम्म। या मान लीजिए मैडम पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो उसको हेल्प कर सकते हैं किसी डिजाइनर के साथ, Right, यार पैकेज को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ। अब यकीन मानेंगे हमारे एक स्कीम में किश्तवाड़ में एक यूनिट लगा हुआ है, वो केसर की पैकिंग करता है, एंड आई हैव नेवर सीन सच पैकिंग, कभी, मतलब इतने पैकिंग, और उसमें वो एक वो अखरोट की लकड़ी की वो जैसे पिक करना है क्लिप से वो जी, केसर, जी, हाँ। वो भी उसमें रखा हुआ है। अरे मैंने कहा ये तो बड़ा इनोवेटिव है बिल्कुल, बिल्कुल। कि किसी आपको पैकेज मिल, उससे मार्केटिंग भी है और लेकिन उसमें और innovation पैकिंग भी है। पड़ा होगा स्टॉक में, अगर आप 5-6 सैफरन वाले होंगे वो आपको दिखेगा ना, तो आपकी नजर पड़ेगी अपील उसमें। करेगा। जी। सो पहला जो खरीदने वाला उस दुकान पे ही होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लास्ट टाइम आप देखोगे ईरान से जो सेब आ रहा है वो लाल लाल बिल्कुल, जी, और जी, जी। और सस्ता भी है। कश्मीर का सेब 250 को किलो मिल रहा है, वो 150 का मिल रहा है, और दिखने भी बड़ा लाल, सो पहले ही वो वहां चला जाता है। सो दिस इज द विजुअली अपीलिंग, बहुत वो जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। तो ये वाला भी है कि हम उसको कनेक्ट कराएंगे फॉर बेटर ब्रांडिंग एंड बेटर पैकेजिंग। अपना काम कर रही हैं, बहुत सारे फूलों के उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बहुत सी चीजों में आगे बढ़ रही हैं। उस दिशा में जो है आपका डिपार्टमेंट सर क्या काम कर रहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण, क्योंकि मुझे लगता है महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी हमारा देश जो है वो और बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगा। देखो पर से कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमारे लिए महिलाओं की अलग स्कीम है, बट एक चीज जो हमने महिलाओं के लिए अपनी लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी में रखी है कि हमारे यहाँ पे हमने एक इंडस्ट्रियल एस्टेट उधमपुर में जी। डेडिकेटेड फॉर वुमेन रखी है। अच्छा। कि वह वहाँ पे अगर हमारी महिला इन्वेस्टर निवेशक जो है वो इंटरेस्टेड है सिर्फ महिलाओं के लिए, एक वो प्रावधान रखा है पॉलिसी में। दूसरा प्रावधान ये है कि लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी में अगर कोई महिला बिजनेस करना चाहती है लैंड अलॉटमेंट के लिए, 3 नंबर जो है हमने महिला के लिए अलग से रखा है, सो मैरिट में, ताकि उसको तरजीह मिले। सो इस तरह की 2 चीजें हमने महिलाओं के लिए रखी हैं कि महिलाओं को प्रोत्साहन मिले और वो बिजनेस की ओर बढ़े। तो ऐसी काफी महिलाओं की एग्जांपल है मैम हमारे पास जम्मू में भी जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं। और एक जो मुझे आपके माध्यम से आज चूंकि मौका मिला है, हम अपने हीरोज को ना सेलिब्रेट नहीं करते हैं। मान लीजिए अगर एक एंटरप्रेन्योर है, महिला है, लेट्स सेलिब्रेट हर सक्सेस, लेट्स ब्रिंग हिम टू द फोर, उसको देख के 2-3 महिलाएं और हो जाए, एनकरेज हो। तो मुझे एक कॉलेज में मैं गया था, वहां पे इस स्टार्टअप पॉलिसी पे बात चल रही थी। वहां पे एक लड़का था, यंग लड़का, वेंचर कैपिटलिस्ट, और वो यूनिकॉर्न है और हमें पता ही नहीं है, उधमपुर का लड़का है, उसके 3 यूनिकॉर्न्स हैं। सो इस तरह से मैंने वहां पे भी मन से कहा था कि वी शुड सेलिब्रेट आर एक सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है, ताकि उसको देख के और लोग प्रोत्साहित हो जाए और वो आ जाए, तो ये बहुत जरूरी है। युवा स्कीम आप देखिए अभी जो लॉन्च करी हुई है, और आप उसमें देखिए कि किस तरह से प्रोत्साहन जो यंगर जनरेशन बच्चों का है जो लोन लेने, बिकॉज 10 लाख का लोन आपको बिना कोलैटरल के मिल रहा है, कोई कोलैटरल आपने देना नहीं है। तो युवा में जिस तरह से आपने पूरा एम्प्लॉयमेंट और हर घर का हाउस होल्ड का सर्वे किया है, उसके बाद कहाँ का अनएम्प्लॉयड बच्चा है, वो अपना युवा पोर्टल पे जाता है और वो सरकार की इस इंसेंटिव का हिस्सा लेता है, तो वो दुकान शुरू करे, मतलब एक सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी की दिशा में कदम है। बिल्कुल, ये अब ना युवाओं में माइंडसेट बदलता हुआ बहुत देखने में मिल रहा है कि हर युवा जो है वो नौकरियों के पीछे जो है वो नहीं जा रहा है, उसके दिमाग में ये चीज है कि और भी मेरे पास ऑप्शंस हैं जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। जैसे कि कहा कि युवा जो है, आपने युवा पोर्टल की भी बात की, तो हम उम्मीद करते हैं इन सारे जो इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, जो आपका डिपार्टमेंट उनको आगे बढ़ा रहा है, युवा और हर वर्ग का व्यक्ति उससे लाभ उठाए और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हम अग्रसर हों। सर, आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया पल्लवी मेहरा ने, वाचक श्रुति खजूरिया और अभिलाषा शर्मा, संपादक एन गुलशन रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।